नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको भारत के 5वें प्रधानमंत्री और एक ईमानदार नेता चौधरी चरण सिंह के जीवन में घटी हुई कुछ घटनाएं बताऊंगा। वो घटनाएं बताऊंगा जो आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी, और आपको ऐसा लगेगा ये सारी बातें सुन के कि भगवान ने ऐसे लोग बनाने क्यों बंद कर दिए हैं। चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो 6 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले वो यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे थे। लेकिन उनका जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण था। वो जब प्रधानमंत्री बने और उनको लखनऊ जाना होता था तो कभी हवाई जहाज से यात्रा नहीं करते थे, वो ट्रेन से ही यात्रा करते थे। जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे उस समय उनका जो नाई था, जो उनके गांव से ही आता था, उसको अपने साथ रखते थे अपने सरकारी आवास पर। वही उनकी सेव बनाता था, वही उनकी कटिंग भी करता था। तो उस नाई की बेटी की शादी अचानक से तय हो जाती है और उस नाई के पास पैसा नहीं होता है। वो एक दिन चौधरी चरण सिंह से कहते हैं कि चौधरी साहब, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी बेटी की शादी का दिन तय हो गया है। 1 लाख रुपए खर्चा होगा, मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, आप कुछ कीजिए। तो चौधरी चरण सिंह उसको कहते हैं कि भाई, मैं देश का प्रधानमंत्री भले ही हूँ, लेकिन मेरे पास भी 1 लाख रुपए नहीं है। क्योंकि 1 लाख रुपए उस समय एक बहुत बड़ी रकम होती थी। ये 79 की बात है और चौधरी चरण सिंह ने राजनीति से पैसा नहीं कमाया था। लेकिन तू चिंता मत कर, तू शादी का इंतजाम कर, शादी वाले दिन पैसों का इंतजाम हो जाएगा, चाहे मैं कुछ भी करूं। तू हलवाई, टेंट वाले और जो भी हैं सब सामान उधार में खरीद के और अपनी शादी कर, मैं शादी वाले दिन आऊंगा और पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तो नाई भी बड़ा हैरान और परेशान था कि चौधरी चरण सिंह पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे। लेकिन उनको लगा देश के प्रधानमंत्री हैं, चौधरी हैं, जुबान दी है तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। शादी का दिन भी तय हो जाता है और बारात भी आ जाती है। और जो चौधरी साहब के नाई थे उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि अब मैं उधार वालों का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। तभी चौधरी चरण सिंह अपनी पुरानी अम्बेसडर कार में शादी में पहुंचते हैं और जहाँ पे कन्यादान लिखा जा रहा था वहां पे जाके बैठ जाते हैं और कन्यादान की कॉपी और पेन अपने हाथ में ले लेते हैं और बैठकर वहां पे कन्यादान लिखने लग जाते हैं। ये खबर पूरे जिले में फैल जाती है, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये खबर फैल जाती है कि चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री आए हुए हैं शादी में। और लोग उनको देखने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो लोग भी पहुंच जाते हैं जिनका न्योता भी उस शादी में नहीं था। तो जिस व्यक्ति को 100 रुपए कन्यादान डालने थे वो 500 रुपए कन्यादान डालने लगा, और जिस व्यक्ति का न्योता भी नहीं था वो भी कन्यादान डालने लगा। और देखते ही देखते बताते हैं कि 1 लाख की जगह 3-4 लाख रुपए कन्यादान में इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह थैला नोटों का लेके जाते हैं अपने नाई के पास और उनको कहते हैं, ले भाई, तू 1 लाख की बात कह रहा था, मैंने 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया है। अब तू सबका कर्जा उतार और तेरी बेटी की शादी धूमधाम से कर। तो ऐसा व्यक्तित्व था चौधरी चरण सिंह का। उनके जीवन से जुड़ी हुई एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके कानों में ये शिकायत आती है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों के अंदर आजकल बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। एक दिन वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाते हैं। मैनपुरी के अंदर एक ऊंचाहार नाम की थाना था। चौधरी चरण सिंह उस थाने से कुछ कदम दूर अपनी अम्बेसडर को रुकवाते हैं और वहां पे अपने कपड़े बदलते हैं। एक फटा हुआ कुर्ता, फटा हुआ एक कपड़ा सिर पे लपेट लेते हैं, फटी हुई और मैली कुचैली धोती और टूटी हुई जूती पहनते हैं और हाथ में लाठी लेके और चेहरे को थोड़ा कपड़े से ढक लेते हैं और थाने के अंदर जाते हैं। और थाने के अंदर जाकर जो वहां पे मुंशी बैठा होता है रिपोर्ट लिखने वाला, उसको कहते हैं, भाई मेरा बैल चोरी हो गया, मेरी रिपोर्ट लिख लो। तो मुंशी उनको डांटते हुए कहता है कि हमारा यही काम है क्या कि हम तुम्हारा बैल ढूंढते फिरें? चलो यहाँ से, फालतू आदमी आ जाते हैं टाइम खराब करने, पुलिस के पास और बहुत सारे काम होते हैं। तो चौधरी साहब जब थाने से निकलने लगते हैं तो मुंशी आवाज लगा के बुलाता है और कहता है, बाबा कुछ पैसों का इंतजाम अगर हो तो हम आपकी रपट लिख लेते हैं, कुछ पैसों का इंतजाम करोगे? तो चौधरी साहब कहते, बेटा कितने? तो 100 रुपये रिश्वत मांगता है। तो चौधरी साहब अपनी जेब से 100 का नोट निकाल के उसको दे देते हैं। उसके बाद वो चौधरी साहब की रपट लिखता है। रिपट रपट लिखने के बाद वो जो पैड होती है मोहर लगाने वाली, वो चौधरी साहब के आगे करता है, लो बाबा अंगूठा करो। उनको लगता है कि अनपढ़ किसान है,
हस्ताक्षर करने नहीं जानता होगा। तो चौधरी साहब अपनी जेब से पेन निकालते और कहते, बेटा मैं साइन करने जानता हूँ। तो वो जो मुंशी होता है हैरानी से चौधरी साहब की तरफ देखता है कि ये फटे मैले कुचैले कपड़ों वाला किसान साइन करना भी कैसे जानता है। कहता है, बाबा कुछ पढ़े लिखे हो क्या? तो चौधरी साहब कहते हैं, हाँ बेटा 2-4 क्लास पढ़ा हूँ। उसके बाद चौधरी चरण सिंह अपने साइन करते हैं और अपनी जेब से मोहर निकाल के उस कागज पे मारते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की मोहर। ये देखते ही उस मुंशी के होश उड़ जाते हैं और इसी के साथ सारा थाना वहां पर इकट्ठा हो जाता है और थाने के एसओ साहब आके सलूट मारते हैं, सर। उसके बाद चौधरी चरण सिंह कहते हैं, पूरा थाना भी सस्पेंड किया जाता है। तो ये घटना इतिहास में दर्ज हो जाती है। इसके अलावा चौधरी साहब की ईमानदारी का एक और किस्सा है। जिस समय वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय बताते हैं कि बजाज स्कूटर का कोटा होता था। बजाज स्कूटर उस समय बहुत बुक करवाने के बाद कई सालों के बाद मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री का एक कोटा होता था। मुख्यमंत्री के कोटे से बजाज स्कूटर तुरंत मिल जाता था। तो चौधरी चरण सिंह के एक साडू होते थे जो दिल्ली के रहने वाले थे। तो वो जाकर चौधरी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलते हैं और उनसे बजाज स्कूटर की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको मुख्यमंत्री के कोटे से बजाज स्कूटर दिला देते हैं। ये बात जब चौधरी चरण सिंह को कोई बताता है कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नियमों का उल्लंघन करके आपके साडू को बजाज स्कूटर आपके कोटे से दिलवाया, तो चौधरी साहब नाराज होते हैं और अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाकर डांटते हैं और ये कहते हैं कि आपने नियमों का उल्लंघन क्यों किया, क्योंकि मेरा जो रिश्तेदार है वो तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला भी नहीं है। क्योंकि ये जो कानून था, नियम था मुख्यमंत्री कोटे वाला, ये सिर्फ प्रदेशवासियों के लिए ही था। अभी तुरंत जाएं और मेरे रिश्तेदार से जो स्कूटर आपने दिलवाया उसको वापस करें। और वो स्कूटर को वापस करवा देती है। उनकी ईमानदारी का एक और किस्सा था। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के अंदर एक सहानुभूति की लहर कांग्रेस के पक्ष में बह रही थी और इस सहानुभूति की लहर में पूरा विपक्ष तिनके की तरह उड़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी भी अपना चुनाव हार गए, लेकिन इस लहर में भी चौधरी चरण सिंह अपना चुनाव जीत जाते हैं। जब उनसे एक मीडिया कर्मी ने बात पूछी कि सारे विपक्ष के नेता हार गए लेकिन आप चुनाव जीत गए, आप भी अगर चुनाव हार जाते तो क्या होता? तो चौधरी साहब कहते हैं, हार जीत तो लोकतंत्र में चल जाती है, चलती रहती है। मैं भी चुनाव हारता तो कोई आसमान नहीं फट जाता, लेकिन मेरे सामने तो एक समस्या खड़ी हो जाती कि मैं रहता कहाँ, क्योंकि मेरे पास तो न दिल्ली में और ना ही लखनऊ में रहने के लिए कोई मकान है। तो मीडिया वालों ने उस चीज की जब तहकीकात की तो पता चला कि इस पूरे देश में चौधरी साहब के पास कोई भी मकान नहीं है। उनके गांव में जो उनका एक पुराना झोंपड़ा है, छप्पर है, इसके अलावा रहने के लिए उनके पास कोई भी जगह नहीं है। तो जब ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी, अखबारों की हेडलाइन बनी, तो उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल ने चौधरी चरण सिंह को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मुझे पता चला आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं आपको फरीदाबाद के अंदर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर में एक प्लॉट देना चाहता हूं, आप मेरी ये भेंट स्वीकार करें। तो चौधरी साहब ने उनके पत्र का जवाब ये कह के दिया कि चौधरी साहब, आपकी जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे को प्लॉट की जरूरत होगी तो मेरे जनता, जो मेरे समर्थक हैं, वो मुझे प्लॉट दे देंगे। मैं आपकी इस जर्रा नवाजी का खैर मकदम करते हुए आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। तो ऐसा व्यक्तित्व था चौधरी चरण सिंह का। ऐसे ईमानदार नेता पैदा होने बंद हो गए हैं। तो भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जो भाई अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।